समय और सेहत मिलते तो हैं मुफ्त में, परंतु इनका कीमत हमें तभी पता चलता है जब हम इसे खो देते हैं। नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्ट ब्लेयर के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा वर्ल्ड टीबी डे। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर पी लाल, जॉइंट सेक्रेटरी NTEP। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जी सर। दर्शकों, प्रारंभ करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारा यह कार्यक्रम फोन लाइव इन है और इस वक्त आप हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अब दिखाया जाएगा। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एड्रेस है, ट्विटर हैंडल @DDK_पोर्ट ब्लेयर, फेसबुक पेज है हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, यूट्यूब चैनल है हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। सर, सबसे पहले सवाल रहेगा, क्योंकि जब हम सुनते हैं टीबी तो हम समझते हैं कि बहुत ही भयानक एक बीमारी है ये। तो जब उसके लिए हम एक दिवस या एक दिन हम उसके लिए अलग करते हैं, हम कहते हैं कि टीबी डे, इतना सिग्निफिकेंस क्यों होता है टीबी डे, इसके विषय में कुछ जानेंगे सर। सबसे पहले आपने जो वर्ड यूज़ किया भयानक, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जी। खैर, 24 मार्च प्रत्येक वर्ष जी विश्व भर में वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है ट्यूबरकुलोसिस अथवा क्षय रोग के बारे में जी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ओके। उनके लक्षण क्या हैं, वो पूरी तरह क्योरेबल है, और लोगों के मन में जो गलत धारणाएं हैं उसको दूर करना जी, ताकि वो जागरूक हो जाएं। और यदि उनको या उनके परिवार के लोगों को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो क्षय रोग के हो सकते हैं, तो वो बिना डर हेल्थ सिस्टम को अप्रोच करें और फिर वहाँ से आगे जो कार्रवाई है वो कर पाए। जी जी। और भयानक जो वर्ड है वो उसके पर मैं आऊँगा कि ये 24 मार्च का जो एक सिग्निफिकेंस है जी, कि 24 मार्च 1882 में ही सबसे पहली बार एक जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने ओके ये टीबी का जो जर्म है उसको डिस्कवर किया था, ओके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके ओके। तो वो 24 मार्च 1882 से पहले किसी को पता नहीं था कि ये टीबी कैसे होता है। ओके। लेकिन ये एक भयानक बीमारी था। जी 1882 से पहले इतने लोग इसके शिकार हो जाते, करोड़ों लोग इसके शिकार हुए अगर हम इतिहास के पन्ने टटोले तो। लेकिन 24 मार्च 1882 तक पता ही नहीं था कि ये बीमारी क्यों होता है। ओके। तभी फर्स्ट टाइम डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने इसका डिस्कवरी किया और दुनिया को बताया कि ये बीमारी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है इस डे को मनाने का। ओके ओके। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि यह हमारा लाइव कार्यक्रम है, तो विषय पर जो भी जानकारी यदि आपको प्राप्त करना है या कोई भी सवाल यदि आपको उसके जवाब जानना है तो कृपया हमें कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जानकारी प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है, ना केवल अपने लिए, पर हम इस जानकारी से किसी और को जागरूक कर सकते हैं और किसी और की मदद कर सकते हैं। तो यदि कोई भी सवाल हो तो कृपया हमें कॉल करें। जैसे कि हर वक्त हम जब भी किसी डे को मनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर थीम भी होता है, हम थीम रखते हैं। तो इस साल हमने किस थीम को सिलेक्ट किया और उसका कारण क्या है? इस साल का थीम जो WHO ने रखा है कि यस वी कैन एंड टीबी। ओके। जैसे आपने सुना होगा कि WHO का एक गोल था कि 2030 तक हम इस बीमारी को एलिमिनेट कर दें। तो उसके संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2018 को ये घोषणा किया था कि WHO ने जो 2030 तक जो लक्ष्य रखा था उसको हम 2025 तक हासिल करेंगे भारत देश। तो वो एक सिग्निफिकेंस है कि हमने ये तय किया, ये कमिट किया कि 2025 तक हम जो है इस बीमारी को एलिमिनेट करेंगे। जी। तो जहाँ हम एलिमिनेट की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से बीमारी एकदम से जीरो हो जाए। ओके। तो उसका भी एक क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया WHO ने रखा है मापदंड। तो इसमें पहला है कि 2015 सन 2015 के मुकाबले 2025 आते आते जो टीबी का इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब एक साल में जो टीबी के केस होते हैं वो 80% घट जाएंगे। ये हम घटाएंगे। 2015 के मुकाबले 2025 आने तक 80% जो है
टीबी के केसेस, टीबी के जो एक साल में जो केस होते हैं इंसिडेंट्स, उसको घटाएंगे। जी। नंबर 2, टीबी से जो डेथ्स होते हैं, जो मृत्यु होती है लोगों की, वो भी 2015 के मुकाबले जब हम 2025 आते आते 90% जो है उसको हम घटाएंगे। जी। और तीसरा है कि कोई भी टीबी का मरीज अपना इलाज करवाने के लिए अपने जेब से उसको पैसा खर्च नहीं करना पड़े, यानी जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ये एक बहुत बड़ा ही लक्ष्य है। अगर हम आज की स्थिति देखें तो पूरे विश्व में एक साल में लगभग 1 करोड़ केसेस होते हैं टीबी के, और उसमें से जो 1/4 यानी 26 लाख केस भारत से ही होते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे अधिक केसेस जो है हमारे देश में है। और जो टीबी से जो डेथ्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4-4.5 लाख लोग जो है टीबी से एक साल में मृत्यु हो जाती है, जबकि हमारे पास इसका इलाज है, कारगर इलाज है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो हमें देखना है, तो कि क्यों इलाज होते हुए भी इतने लोगों की मृत्यु होती है। और जैसे मैंने इतिहास के बारे में बताया था कि पहले 1882 से पहले तो पता ही नहीं था कि ये क्यों होता है, और तब तो करोड़ों लोगों की मृत्यु हो रही थी। और उसके बाद फिर 1882 में जब इसका डिस्कवरी हुआ, उसके बाद भी हमारे पास दवा इसके कारगर आए नहीं। दवा आने में और टाइम लगा। 1944-1945 से इसका जो फर्स्ट एक एंटीबायोटिक सामने आया, धीरे धीरे करके सारे एंटीबायोटिक जो इसके खिलाफ इफेक्टिव है वो आने में 1963 तक हो गया। और भी वो दवा भारत आते आते 1970s हो गया। तो लगभग अगर हम देखें तो इसका कारगर इलाज एक 1970s से ही 60-70s से ही हमने करना शुरू किया, क्योंकि ये बीमारी की कुछ पिक्यूलियरिटीज़ है, बाकी बैक्टीरिया की तरह नहीं है इसमें। तो ये क्या है कि एक साथ मल्टीप्लाई करके बॉडी को अटैक करे और वैसे ही चले, वैसा नहीं है। इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है डॉर्मेंट रह जाते हैं, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ट्रीटमेंट 3-4 दवा से करना पड़ता है। तो ये जो हमने एक 1960s से शुरू किया, और अभी हम देखें तो 1960 से देखें कुछ 50 सालों से ही हम ये ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट हम इसका कर रहे हैं। तो इसके बीच में भी कई चुनौतियां हैं। जैसे हमारे देश में जो फर्स्ट इसके खिलाफ प्रोग्राम था, नेशनल टीबी प्रोग्राम, वो 1962 में लॉन्च हुआ। तो उसमें जो उस समय जो हम दवा देते थे वो लंबे समय तक देना पड़ता था, 1 साल 1.5 साल का कोर्स था। और दवा जो है, जब मरीज दवा लेता है कि नहीं घर पे, उस पर कोई निगरानी नहीं रखता था। दवाई हम देते थे 1 महीने के लिए, फिर मरीज 1 महीने के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसे थी कि स्टाफ्स उतने नहीं थे, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं था। तो ये सब लेकर के क्या हुआ कि 1962 से जब 1992 तक हमने 30 साल इसका ये जो रेजिमेंट है, जो लंबा ट्रीटमेंट वाला रेजिमेंट नेशनल टीबी प्रोग्राम में चला करके जब देखा, तो टीबी का जो इंसिडेंस उसमें ज़्यादा काफ़ी कुछ कमी आया नहीं जी। तब फिर विश्व भर में इसके बारे में रिसर्च चलता रहा, और 1995 में फिर एक नया स्ट्रैटेजी लेकर के आया, जो विश्व भर के रिसर्च से ये पता चला कि एक डॉट्स करके स्ट्रैटेजी है। डॉट्स DOTS उसका फुल फॉर्म है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। S जो है शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। तो इसमें बदलाव ये आया कि पहले जैसे मैंने कहा कि 1 साल 1.5 साल का ट्रीटमेंट था, उसको कम करके 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट कर दिया, 2 शॉर्ट कोर्स। और जब भी वो इलाज पेशेंट ले रहा है तब उसके ऊपर कोई ना कोई निगरानी रखेगा, दैट इज DOT, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। वो कोई आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर या उनका कोई रिलेटिव। तो ये एक भारी बदलाव आया 1995 से, और उसके बाद जो है हमें रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। तो उस रिजल्ट्स जो अच्छे हमें आने लगे कि केसेस, पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, पेशेंट्स को हम डायग्नोस कर पा रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट में डालते हैं वो सक्सेस अच्छा मिल रहा है, वो सब देख करके पूरे विश्व भर में भी और भारत सरकार ने भी सोचा कि हाँ, अब हम इसको एलिमिनेट करने की बात भी कर सकते हैं। और इस बीच में कई डेवलपमेंट्स आए, जो डायग्नोसिस के नए नए टेक्निक्स हमारे पास आए, दवा भी और नए नए आए। तो ये सब जो नए नए चीज़ें आए हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले 1962 से वो प्रोग्राम का नाम नेशनल टीबी प्रोग्राम था, फिर वो 95-96 में उसको चेंज करके रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम रखा। रिवाइज्ड इसलिए रखा कि वो
डॉट्स आ गया उसमें कि डायरेक्टली ऑब्जर्व डॉट ट्रीट। और अब जब हमें रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं और हम 25 तक ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इसलिए 2020 से इसका नाम चेंज करके नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हमने रखा, ताकि और हम कमिटमेंट के साथ काम करें और जो लक्ष्य हमने रखा है उस पर उसको पाने की पूरी कोशिश करें। जी जी। सवाल रहेगा कि सर ये कैसे फैलता है एक व्यक्ति से, क्योंकि कभी कभी हमें एक डर सा रहता है, अगर किसी व्यक्ति को है तो हम उसके समीप नहीं रहते, उसके करीब हम नहीं जाते हैं, एक डर सा होता है। तो कैसे ये फैलता है एक व्यक्ति से, या उस व्यक्ति को कैसे हो जाता है ये? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल अगर सबका जवाब अगर सब लोग समझ जाएं तो टीबी के प्रति उनका जो नज़रिया है वही चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जानने वाली बात है कि टीबी का जो मरीज है, जिसको फेफड़े का टीबी है, वही जो है फैलाता है दूसरे लोगों को। जो टीबी के मरीज जिसको फेफड़े का टीबी है और उसका इलाज भी नहीं हुआ है, अनट्रीटेड पेशेंट, अगर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो विद इन 1 वीक जो है ना, फिर वो फैलाता नहीं है। तो ये भी एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझना है कि कोई पेशेंट इलाज कर रहा है और वो बेहतर हो रहा है तो फिर वो फैला नहीं रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि हमें जल्दी से पकड़ना है और इलाज स्टार्ट करना है, ताकि जो मरीज है वो भी ठीक हो जाए और कम्युनिटी में भी वो बीमारी को ना फैलाए। तो क्या होता है कि जब भी ये एक अनट्रीटेड पेशेंट है जिन्हें इलाज नहीं लिया, उसको फेफड़े का टीबी है, जब वो खांसता है या जोर से चिल्लाता है, जोर से आवाज वगैरह छींकता है, तो क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उसमें ये टीबी का बैक्टीरिया भी हवा में आ जाता है। और हवा में वायु के थ्रू फैलने वाली एक बीमारी है ये। तो जब ये हवा में आ जाती है तो आसपास जो लोग हैं जो सांस लेते हैं, तो सांस के साथ उनके शरीर में भी ये बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, प्रवेश कर लेती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन जिन के शरीर में ये प्रवेश करता है उन सबको ये बीमारी नहीं करता है। तो यहाँ बात आ जाती है अपने इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसके भी शरीर में प्रवेश करता है उसमें से 70% लोगों में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इमीडिएटली उसका बॉडी जो है अच्छा इम्यून सिस्टम होने के वजह से वो बैक्टीरिया को क्लियर कर देता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अब उनके शरीर में एस्टैब्लिश हो नहीं पाता है, इमीडिएटली वो क्लियर कर देता है। बाकी जो 30% लोग हैं उनमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया अंदर तो प्रवेश करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ता है और उसको कंट्रोल करके रखता है। यानी बैक्टीरिया तो अंदर है, बट उन 30% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि एक तो क्लियर तो नहीं किया, बट बैक्टीरिया को दबा के रखा है, उसको और मल्टीप्लाई करने से रोक रहा है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग लेटेंट टीबी बोलते हैं। तो ये अवस्था में क्या है कि बैक्टीरिया तो अंदर है, टीबी वाला बैक्टीरिया, बट पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आगे जाके कभी भी उनका अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है किसी कारणवश, तो उनको डिजीज हो जाता है, टीबी की बीमारी हो जाती है। तो ये ऐसे 5%, ये जो 30% में से 5% लोगों को ये हो जाता है जल्दी। बाकी जो 95% लोगों को वो लेटेंट टीबी जो है चलते रहता है। अगर वो अपना हेल्थ का अच्छा ख्याल रखे, इम्यून सिस्टम उसका ठीक रहे, तो उनको कुछ नहीं होता है, इवन दो बैक्टीरिया उनके अंदर में है। और अगर हम लोग आंकड़े देखें तो आज के डेट में इंडिया में 30% लोगों में ये बैक्टीरिया है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, वो लेटेंट टीबी हम लोग बोलते हैं। तो 30% आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 135 करोड़ में 40 करोड़ लोगों के अंदर ये है। अगर हम अंडमान को ले लें कि तो 4 लाख की पॉपुलेशन है, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा 1.2 लोगों के अंदर में ये बैक्टीरिया है, और लेटेंट अवस्था में है। तो जब भी जाके आगे उनका इम्यून सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वो बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये कैसे कैसे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ये जानना भी जरूरी है। तो हमारे देश में सबसे कॉमन रीजन बोलते हैं कि मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको बोलते हैं। अगर हम ठीक ठाक खाना नहीं लेते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, जैसे आप जानते हैं कि पौष्टिक आहार में सारे तत्व होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए, सारे हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब होने चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब होने चाहिए। तो ये
सब अगर हम होगा तभी एक बैलेंस डाइट हम कहलाएगा उसमें, तभी जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी शरीर का इम्यून सिस्टम भी स्वस्थ रहेगा। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में गरीबी आज भी है जी। तो गरीबी, कुपोषण और टीबी का एक बहुत इंट्रिकेट रिलेशन है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे कि सारे अच्छे आहार खाने के लिए। जो डेली वेजेस वर्कर है, किसी दिन उसका वो बीमार पड़ गया तो वो नहीं जा पाता है, तो फिर वो कुपोषण का शिकार बनता है। और कुपोषण है तो फिर टीबी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और टीबी जब हो जाता है ऐसे व्यक्ति में जिसको कुपोषण है, तो वो टीबी कुपोषण को और भी एग्रेवेट करता है, तो उनका कंडीशन और खराब हो जाता है। तो ये एक साइकिल की तरह है। तो जब हम इसके बारे में, टीबी के बारे में सोचते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमें नज़र में रखना चाहिए और हर जगह, हर चीज़ पे इंटरवेंशन करना चाहिए। पॉवर्टी को भी हमें हटाना है, पौष्टिक आहार भी देना है, और टीबी के बारे में जागरूक करना है। सिम्टम है तो फिर टीबी का इलाज भी करवाना है। तो एक कुपोषण सबसे एक इम्पोर्टेंट कारण है हमारे देश में। उसके बाद आता है स्मोकिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है टीबी होने का। जैसे जो लोग स्मोक करते हैं तो उनका जो लंग्स के अंदर का एक लोकल इम्यूनिटी होता है वो कम हो जाता है, उसमें डैमेज होता है। तो उनको फिर आसानी से, अगर उसके अंदर लेटेंट टीबी है तो फिर वो एक्टिव टीबी में बदल जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो एक और रीजन है अल्कोहलिज्म या बाकी कोई भी नशा। जो नशे में धुत होकर के एडिक्ट हो जाता है, तो आप जानते हैं ऐसे लोग खुद अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो अपना खान पान का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वो भी फिर जो है एट रिस्क हो जाते हैं टीबी का बीमारी के लिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम फिर वीक हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि वो अंदर जो लेटेंट टीबी के बैक्टीरिया छुपा है वो एक्टिव हो जाता है और उनको डिजीज हो जाता है। तो ये कॉमन कॉजेस हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा HIV की बीमारी। HIV की बीमारी सीधा सीधा हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ऐसे जो जिसको HIV है उसको टीबी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और वैसे ही बाकी जो बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनका भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जैसे फेफड़े का जो दूसरा अन्य बीमारी है, COPD हम बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या कैंसर के मरीज होंगे, या किसी का किडनी फेल है, या कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं, कई बीमारी के लिए कुछ स्टेरॉइड्स या दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई खाते हैं जो इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। तो वैसे लोगों को भी जो है टीबी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हैं टीबी होने का। अगर हम केसेस की बात करें, जैसे आपने कहा कि इतने सारे केस हमारे पूरे भारतवर्ष में, अगर हम पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो कितने केसेस हम आज तक देखे हैं, किस प्रकार इनके लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस वक्त? हाँ, केसेस के बारे में जहाँ तक अंडमान का सवाल है, सन 2022 यानी पिछले वर्ष हमने 534 केसेस डिटेक्ट किए थे टीबी के। तो उसमें सबसे ज्यादा केसेस साउथ अंडमान का, जाहिर है हमारा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, पॉपुलेशन तो 300 से ज्यादा साउथ अंडमान में थे, और निकोबार और नॉर्थ मिडल में 100 करके पेशेंट्स थे। तो प्राइवेट्स में भी जो पेशेंट डायग्नोस हुए उसका भी मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। तो पहले हम ट्रीटमेंट में जाने से पहले मैं समझता हूँ कि इसके लक्षण के बारे में बात कर लें। तो जैसे मैंने बताया कि ये अंदर अपने लंग्स में प्रवेश करता है, तो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ टीबी जो है लंग्स का टीबी है, पल्मोनरी टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये टीबी हमारे अन्य ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये कहा जाता है कि हमारे जो नेल्स और हेयर, नाखून और बाल को छोड़ के बाकी सभी ऑर्गन को जो है टीबी अफेक्ट कर सकता है। तो फेफड़े का टीबी छोड़ करके बाकी जो कॉमनली हम देखते हैं वो है हमारे लिम्फ नोड का टीबी। तो उसमें क्या है कि हमारे गले के जो लिम्फ नोड्स कॉमनली जो है वो गांठ जो है फूल जाता है, तो वो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, फिर उसके बाद उसमें से पानी पीप निकलने लगता है। तो ये एक सर्वाइकल लिम्फ नोड को अफेक्ट करने वाला टीबी है। तो वैसे ही हमारे जो स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बोलते हैं, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। कोई भी जॉइंट्स को जो है अफेक्ट कर लेगा,
या हमारे पेट को भी, एब्डोमिनल टीबी जिसको बोलते हैं, पेट के अंदर इंटेस्टाइन्स, उनको अफेक्ट कर सकता है। इवन ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग टीबी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। या आपके जो फेफड़े का एक कवर होता है जिसको प्लूरा हम बोलते हैं, तो उसको भी अफेक्ट कर सकता है, जिससे जो है फेफड़े के जो कवर्स के बीच में पानी आ जाता है, जिसको हम लोग प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स को और टीबी जो है अफेक्ट कर सकता है। जहाँ तक इसका लक्षण का सवाल है, कॉमनली इसमें क्या है कि हमें ध्यान देने वाले, जैसे मैंने बोला कि फेफड़े की टीबी सबसे कॉमन है, तो लक्षण जो है खांसी एक प्रमुख लक्षण है। तो अगर आपको खांसी लंबे समय तक चल रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है, ये मान के चलना चाहिए। वैसे ही बुखार भी अगर हमने लगातार चल रहा है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो टीबी हमें सस्पेक्ट करना चाहिए, रूल आउट नहीं करना चाहिए, रूल आउट करना चाहिए। और ये शाम को बुखार होता है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं, शाम को बुखार हो सकता है। इसके साथ साथ रात को पसीने आना, नाइट स्वेट्स जिसको हम बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और वजन घट जाना, तो ये भी टीबी को इंडिकेट करता है। अगर हम इंटेंशनली नहीं, अगर हम डाइटिंग वगैरह नहीं कर रहे, नॉर्मल डाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वेट हमारा कम हो रहा है, या हमारा भूख बहुत कम हो गया, भूख नहीं लग रहा है, या थकावट काफ़ी लग रहा है, तो ये सब जो है टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और वैसे ही खांसी के साथ में खून आना, या छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो मैंने लंग्स के अलावा जो टीबी मैंने बात किया, तो वो जिस अंग को अफेक्ट करेगा उसके हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्पाइन का टीबी है, तो हो सकता है कमर दर्द हो। तो कमर दर्द भी एक ऐसी चीज़ है, काफ़ी बार लोग पेन किलर्स लेके इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कमर दर्द भी अगर आपको लंबा चल रहा है, तो उसका सही आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने लेट किया तो क्या होता है कि वर्टिब्रा में डैमेज करता है। उसके बाद उसके अंदर, वर्टिब्रा के अंदर ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से कनेक्टेड हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो रहता है। तो उसको जाके अगर दबाता है, तो फिर आपको हो सकता है कि पैरों का पैरालिसिस हो सकता है। तो इस स्टेज तक अगर हम पहुंच जाएं, तो फिर उसमें वो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब है, कमर दर्द भी अगर लंबा चले, तो डॉक्टर से सलाह लेकर के आप उसका सही इन्वेस्टिगेशन कराएं, स्कैन वगैरह करवाएं, देखें कि इसमें कोई डैमेज है कि नहीं। और खासकर और भी कोई रिस्क फैक्टर है आपको, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, आप स्मोक करते हो, या आपका किसी डीपी मरीज के साथ आपका कांटेक्ट हुआ हो, तो और भी ज़्यादा जागरूक होना चाहिए कि ये इसको रूल आउट करना चाहिए कि अगर स्पाइन का टीबी है, तो फिर उसका इलाज करना चाहिए। तो वैसे ही जैसे ग्लैंड्स का टीबी, उसके बारे में मैंने बताया, पेट का टीबी हो तो वैसे ही उसके सिम्टम्स होंगे, पेट में दर्द, या पैखाना होने में तकलीफ, या लूज मोशन, उसके साथ वजन घट जाना। और जॉइंट्स का होगा तो फिर जॉइंट्स फूल जाए। तो इस तरह से अलग अलग जो ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, ऑर्गन रिलेटेड हमारा उसमें सिम्टम्स आ जाएगा। जी सर, डिपार्टमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पॉइंट आपने कहा कि यदि व्यक्ति ट्रीटमेंट प्रारंभ कर देता है, उसके बाद उससे किसी और को फैलना ना के बराबर है, ना के बराबर। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ना केवल मुझे, पर कई सारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, इनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हम नहीं समझते थे ये चीज़ को, हमें लगता था कि जिसे भी टीबी है, दूसरों से अगर बात करता है तो वो उसे भी हो सकता है, ये हम सोचते थे, ऐसे ही चलते थे। तो वैसे में मैं चाहूँगा कि मतलब कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कई सारे कैंपेन्स वगैरह करते हैं, तो कितना मतलब जानना चाहेंगे लेटेस्ट हमने क्या कैंपेन्स किया, या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम किया, कहाँ पर किया हमने, कितना लाभदायक था, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या लोग आगे आते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मुझे टीबी है, तो लोग मुझसे दूर जाना चाहते हैं, वो सोसाइटियल जो फियर होता है, स्टिग्मा जो शिप हो जाता है, तो कैसे लोग आगे आते हैं इनके विषय में? हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो हम कंटिन्यूसली हमारा डिपार्टमेंट करते रहता है, खुद भी करते हैं, और बाकी जो PRIs के साथ मिलकर के उनको जागरूक करके उनके थ्रू भी करवाते हैं जी। तो इसमें हम लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो इस्तेमाल करते ही हैं जी। तो ये पूरे वर्ष जो है हमारा जो एक IEC कैंपेन वो चलता है। तो उसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार हम इसके बारे में मैसेजेस डालते रहते हैं। जी। तो इसके साथ साथ हम जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के
लगातार उनको जागरूक करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर हम जागरूक करें तो वो कम्युनिटी में जा करके या अपने घर से ही वो जो है एक अवेयरनेस फैला करके तो वहीं पे रुक जाएगा। हाँ, तो वो करते हैं। जी जी। तो साथ साथ हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो कम्युनिटी में भी करते हैं जी। प्रत्येक वर्ष हम प्रत्येक माह एक हमारा विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है। तो उस समय भी हम कोशिश करते हैं कि हर बीमारी के बारे में बताया जाए। तो वो उसमें गांव के लोग रहते हैं, इवन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले और वो उसको आगे बढ़ाए। इसके साथ साथ हम जो लोग हॉस्पिटल आते हैं उनको भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉपुलेशन जो हमारे पास हमेशा आते हैं, खासकर जैसे जो एंटीनेटल मदर्स हैं, तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो वो पूरे 9 महीने हॉस्पिटल आते हैं चेकअप्स के लिए वगैरह, तो एक ग्रुप हमें मिलता है। तो उनको बराबर हम जागरूक करते हैं कि इसके बारे में, और घर में किसी को है तो ये सिम्टम्स है तो क्या करना है इसके बारे में बताते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई मिनिस्ट्री भी अपने लेवल पे एडवर्टाइजमेंट्स, आपने देखा होगा कि श्री अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर ले रखे हैं, तो वो हम लोग चलाते रहते हैं। तो इस तरह से आईसी और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। जी। तो एक कम्युनिटी को साथ लाने के लिए एक और नया जो अभी अभियान शुरू किया भारत सरकार ने, जिसको प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कहते हैं, जो पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया। तो इसमें ऐसा है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे ये अपील किया जा रहा है कि वो सामने आए और टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट करें जी, ताकि उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। एक इसमें क्या होगा कि टीबी पेशेंट्स को भी फायदा होगा, साथ साथ कम्युनिटी में भी जो डर वगैरह है टीबी के बारे में वो हट जाएगा। जैसे आप कह रहे थे ना कि किसी को पता चला कि टीबी है तो फिर वो दूर भागते हैं। तो ये जैसे अब इंटरेक्शन होते तो हम उनको भी बताते हैं कि ये ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट है, तो अब इससे आपको फैलेगा नहीं जी। तो वो सामने आते हैं। तो ये हमने सितंबर में जो शुरू किया तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा इसमें। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी 2 टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया और राजनिवास में उनको जो है फूड बास्केट्स वगैरह दिया। तो इसी के साथ साथ इनके साथ कई एनजीओज भी हमारे साथ जुड़े हैं इसमें, और वो लोग भी कंटिन्यूसली जो है फूड बास्केट्स दे रहे हैं पेशेंट्स को। कई डॉक्टर्स भी सामने आए हैं, उन्होंने भी टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है और उनको फूड बास्केट्स दे रहे हैं। कई बैंक्स सामने आए हैं जी, और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सामने आए हैं। तो एक अच्छा रिस्पांस मिला है जी। तो ये एक भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल था कि कम्युनिटी को भी सामने लाए, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही इस पे करते रहे तो वो पॉसिबल नहीं हुआ कि हम जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त हो। तो जैसे मैंने कहा कि एक मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम है इसमें, पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन, टीबी, तो हर चीज़ को हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा हर लेवल पे जी। तो इस तरह से ये जो अभियान है ये बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन के लिए और भी कई प्रोग्राम चला रहा है। जैसे आप जानते होंगे कि अगर लोगों का इनकम बढ़ाना है तो जैसे मनरेगा हुआ जी, और वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, घर बना के दे रहे हैं जी सर, और आयुष्मान भारत हुआ। क्योंकि जब काफ़ी जो पॉवर्टी होने का एक रीज़न, जब कॉस्टली ट्रीटमेंट्स करना पड़ता है तो अपने जेब से जो खर्चा बहुत होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी। इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कई योजनाएं चलाया जा रहा है। तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, खाली टीबी ही नहीं, लेकिन टीबी में भी इम्पोर्टेंट है कि बाकी बीमारी और बाकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये सारे चीज़ इम्पोर्टेंट है जी सर। सर समय जो था हमारे पास बहुत कम समय था, लेकिन इस समय के अंदर आपने जो समझाया लोगों को और मैंने जो सीखा आपसे, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी ये चीज़ को लोगों तक पहुँचाऊँगा, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, और जो भी दर्शक हमें देख रहे थे वो भी ये चीज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो भी आपने बताया कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने पहली बार सुना और पहली बार समझा। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
जी दर्शकों, तो मैं समझता हूं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम था और जो हमारा विषय था बहुत महत्वपूर्ण था और आपने इसे समझा और इस विषय पर आप अपने मित्रों को या परिवार जन को या कई सारे लोगों को आप इसके बारे में बताएंगे और हम ये बात समझेंगे कि टीबी जो है ये क्योरेबल है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तब तक नहीं फैलेगा, अगर वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता है तो नहीं फैलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय था और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो दर्शकों, यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि हर बार जब आप सुझाव देते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर अपना सुझाव दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हैडो पोस्ट, पिन कोड 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddk.portblair@gmail.com। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आपसे एक और नए कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।